हाय, इस वीडियो के अंदर हम ऑर्डर 21 का रूल 37 से लेके रूल 40 समझेंगे, जो कि अरेस्ट एंड डिटेंशन इन प्रिजन के बारे में बताता है सिविल प्रिजन के अंदर। इसके साथ जो इसके सब्सटेंसिव पार्ट है या सब्सटेंटिव लॉ है, इसका जो सेक्शन 51 से सेक्शन 59 के अंदर दिया गया, जिसको हम पहले वीडियो के अंदर समझ चुके हैं। यहाँ पे हम इसका प्रोसीजरल पार्ट समझ रहे हैं, क्योंकि जो ऑर्डर होते हैं उसके अंदर हमें सारे प्रोसीजर्स बताए गए होते हैं कि किस तरीके से जो वो व्यक्ति है उसको अरेस्ट करने के लिए क्या प्रोसीजर फॉलो होगा, कौन से व्यक्ति को, जजमेंट डेटर को। तो यहाँ पे हमने उसको समझना है। तो इस वीडियो को अब स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपको सीपीसी से रिलेटेड अगर कोई भी वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सीपीसी से रिलेटेड सारी वीडियोस मिल जाएंगी। अब जो रूल 37 से रूल 40 है, बेसिकली हमें अरेस्ट के बारे में बताता है कि किस तरीके से उस व्यक्ति को अरेस्ट किया जाएगा, कि किस तरीके से हम उसको शो कॉज नोटिस भेजेंगे या किस तरीके से हम उसको वारंट भेजेंगे। अब उसके लिए क्या उसको सब्सिस्टेंस अलाउंसेस मिलेंगे, उसको डिटेन किया जाएगा, किस तरीके से डिटेन किया जाएगा, या किस तरीके से उसको टाइम दिया जाएगा कि वो अपनी जो डिग्री है उसको कंप्लीट कर दे, फुलफिल कर दे। तो ये सारी चीजें हमें इन रूल्स के अंदर बताई गई है। तो अब इन रूल को हम सीपीसी बेयर एक्ट में से ही पढ़ेंगे। तो आप अपने बेयर एक्ट को खोल लीजिए, हम साथ में रीड करते हैं और साथ साथ इंटरप्रेट करते हैं कि इसके अंदर क्या मीनिंग निकलता है। तो सबसे पहले जो रूल 37 है वो क्या बोलता है, डिस्क्रिशनरी पावर टू परमिट जजमेंट डेटर टू शो कॉज अगेंस्ट डिटेंशन इन प्रिजन। की सबसे पहले ये पावर दी गई है कि जो जजमेंट डेटर है उससे ये पूछा जाए कि क्यों उसको सिविल प्रिजन के अंदर ना भेजा जाए या फिर क्यों उसको डिटेन ना किया जाए। सबसे पहले हमें उससे शो कॉज करना पड़ेगा, कि उससे पूछना पड़ेगा कि रीजन बताओ कि हम क्यों ना भेजें। तो इसके अंदर क्या बोलता है, notwithstanding anything in these rules where an application is for the execution of a decree for the payment of money by the arrest and detention in the civil prison of a judgment debtor। जो एप्लीकेशन आई है किस चीज की आई है, वो एग्जीक्यूशन के लिए आई है, किस चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए, पेमेंट डिग्री को एग्जीक्यूट करने के लिए, और किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है कि जो जजमेंट डेटर है उसको सिविल प्रिजन के अंदर भेज दिया जाए। इस तरीके से एप्लीकेशन आई है उस पेमेंट डिग्री को एग्जीक्यूट करने के लिए। हु इज लाइबल टू बी अरेस्टेड इन परसुएंस ऑफ द एप्लीकेशन, की जिसको अरेस्ट करना पड़ेगा। द कोर्ट शेल, अब यहाँ पे वर्ड क्या यूज हुआ है, शेल। तो कोर्ट ऐसा करेगा ही करेगा। क्या करेगा कोर्ट, इंस्टेड ऑफ इशूइंग वारंट फॉर हिज अरेस्ट, कि वो अरेस्ट के वारंट इशू नहीं करेगा, वो क्या करेगा, इशू अ नोटिस कॉलिंग अपॉन हिम टू अपीयर बिफोर द कोर्ट ऑन द डे टू बी स्पेसिफाइड इन द नोटिस एंड शो कॉज व्हाई ही शुड नॉट बी कमिटेड टू द सिविल प्रिजन। कि उसको शो कॉज नोटिस सेंड करेगा कि आप इस दिन कोर्ट के अंदर आइए, एक डेट स्पेसिफाइड बताएगा उस व्यक्ति को जो जजमेंट डेटर है, और उससे उसके अंदर रीजन पूछेगा कि क्यों आपको सिविल प्रिजन के अंदर क्यों नहीं भेजा जाना चाहिए, क्यों आपको डिटेन नहीं किया जाना चाहिए। तो एक तरीके से शो कॉज नोटिस भेजा जाएगा उसको, ना कि उसके अगेंस्ट वारंट्स इश्यू होंगे। लेकिन जहां पे कोर्ट को लगेगा कि ये जो व्यक्ति है ये मेरी जुरिडिक्शन से बाहर जा सकता है, या फिर ये भाग सकता है, एब्सकॉन्ड कर सकता है, जिससे कि अनड्यू डिले होगा या फिर इसको पकड़ पाना मुश्किल हो जाएगा, तो वहां पे कोर्ट फिर ये शो कॉज नोटिस नहीं भेजेगा, वहां पे डायरेक्टली वारंट्स इशू कर देगा। इसका सब रूल 2 क्या बोलता है, रूल 37 का, वेयर अपीयरेंस इज नॉट मेड इन ओबीडियंस टू द नोटिस। अब जब उसको ये नोटिस भेजा गया शो कॉज नोटिस, और उसके बावजूद भी वो व्यक्ति नहीं आया ये बताने के लिए कि क्यों उसको डिटेन नहीं किया जाना चाहिए, द कोर्ट शेल इफ द डिक्री होल्डर सो रिक्वायर्ड इशूज अ वारंट फॉर द अरेस्ट ऑफ द जजमेंट डेटर। तो कोर्ट क्या करेगा, अब उसके वारंट इशू कर देगा। पहले उसको बुलाएगा कि भाई तू आजा कोर्ट के अंदर, रीजन बता दे कि क्यों तेरे को अरेस्ट नहीं किया जाना चाहिए। वो कोर्ट के अंदर नहीं आया तो अब उसके लिए क्या किया जाएगा, उसके लिए वारंट इशू कर दिए जाएंगे कि अब इसको पुलिस पकड़ के लेके आएगी, या फिर जो भी ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा वो पकड़ के लेके आएगा। फिर अब इसके रूल 38 के ऊपर आते हैं, वारंट फॉर द अरेस्ट टू डायरेक्ट जजमेंट डेटर टू बी ब्रॉट अप, कि उसको लाने के लिए जो वारंट इशू होंगे उसके बारे में बताता है अरेस्ट करके। एवरी वारंट फॉर द अरेस्ट ऑफ अ जजमेंट डेटर शेल डायरेक्ट टू द ऑफिसर इंटरेस्टेड विद इट्स एग्जीक्यूशन टू ब्रिंग हिम बिफोर द कोर्ट विद ऑल कन्वीनियंट स्पीड। की जो जिस भी व्यक्ति को अपॉइंट किया जाएगा, जिस भी ऑफिसर को अपॉइंट किया जाएगा, जिसको उस जजमेंट डेटर को कोर्ट के अंदर लेके आना है, तो उसको ये डायरेक्शन दी जाएगी कन्वीनियंट स्पीड के साथ उसको कोर्ट के अंदर लेके आया जाए। अनलेस द अमाउंट which he has been ordered to pay together with the interest thereon and the cost to which he is liable be sooner paid। कि अगर उसके द्वारा कोई कॉस्ट पे की जानी है, या फिर कोई अमाउंट पे करना है उसने, या फिर उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट है, उसको वो जल्द से जल्द पे नहीं कर देता। तो ये रूल 38 के अंदर हमें बताया गया। फिर रूल 39 देखते हैं क्या बोलता है, सब्सिस्टेंस अलाउंस। सब्सिस्टेंस अलाउंस के बारे में बताया गया कि कोई जो एक अलाउंस पे किया जाएगा कोर्ट के अंदर उस डिक्री होल्डर के द्वारा जो कि उस व्यक्ति जजमेंट डेटर को अरेस्ट करवाना चाहता है। सब्सिस्टेंस अलाउंस मतलब कि एक तरीके से अमाउंट है जो कि उसके खर्चे के अंदर आएगा। तो क्या बोलता है कि किसी भी डिक्री होल्डर को अरेस्ट नहीं किया जाएगा जब तक कि जो जजमेंट डेटर है
अनटिल एंड अनलेस वो सब्सिस्टेंस अलाउंस कोर्ट के अंदर सबमिट नहीं कर देता। और वो जो सब्सिस्टेंस अलाउंस है वो सेक्शन 57 जो है इसका उसके हिसाब से सेटअप होगा। अगर नहीं होता तो फिर जो व्यक्ति जो जजमेंट डायरेक्टर है उसके क्लास के हिसाब से पे किया जाएगा। तो अब क्या बोलता है इसके अंदर, नो जजमेंट डेटर शैल बी अरेस्टेड इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री अनलेस एंड अनटिल डिक्री होल्डर पेज इनटू कोर्ट सच सम एज द जज थिंक्स सफिशिएंट फॉर द सब्सिस्टेंस ऑफ द जजमेंट डेटर फ्रॉम हिज टाइम ऑफ अरेस्ट अनटिल ही कैन बी ब्रॉट बिफोर द कोर्ट। तो जब से उसको अरेस्ट किया गया और जब तक वो कोर्ट में लाया जाता है तो उसके बीच के लिए जो भी खर्चे होंगे, जो भी सब्सिस्टेंस अलाउंस अगर डिक्री होल्डर पे नहीं कर देता कोर्ट में, तो जो वो जजमेंट डेटर है उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। Where a judgment debtor is committed to the civil prison, अब उसको सिविल प्रिजन के लिए कमिट कर दिया गया जो जजमेंट डेटर है। इन द एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री द कोर्ट शैल फिक्स फॉर हिज सब्सिस्टेंस सच मंथली अलाउंसेस। अब कोर्ट क्या करेगा, उसकी सब्सिस्टेंस के लिए मंथली अलाउंस फिक्स कर देगा। और वो कौन व्यक्ति पे करेगा, जिसकी एप्लीकेशन के ऊपर वो जजमेंट डेटर सिविल प्रिजन के अंदर डिटेन किया गया है। अलाउंस एज ही मे बी एंटाइटल्ड टू अकॉर्डिंग टू द स्केल फिक्स्ड अंडर सेक्शन 57, या और वो अलाउंस किस हिसाब से फिक्स होंगे, जो कि सेक्शन 57 के अंदर स्केल है उसके हिसाब से। या फिर और वेयर नो सच स्केल हैव बीन फिक्स्ड, जहां पे ऐसा कोई स्केल फिक्स नहीं किया गया है, एज इट कंसीडर सफिशिएंट विद रेफरेंस टू द क्लास टू विच ही बिलोंग्स। कोर्ट को जैसा ठीक लगेगा कि जिस क्लास से व्यक्ति बिलोंग करता है तो उस हिसाब से फिर उसके सब्सिस्टेंस फिक्स कर दिए जाएंगे। The monthly allowance fixed by the court shall be supplied by the party on whose application the judgment debtor has been arrested by monthly payment in advance before the first day of each month। तो वो एक मतलब जो भी फर्स्ट डे है मंथ का उससे पहले एडवांस के अंदर उस व्यक्ति को कोर्ट के अंदर दे दिए जाने चाहिए। वो व्यक्ति पे करेगा जिसकी भी एप्लीकेशन के ऊपर उस जजमेंट डेटर को अरेस्ट किया गया है या फिर जिसको भी उस जजमेंट डेटर को सिविल प्रिजन के अंदर भेजा गया है। द फर्स्ट पेमेंट शैल बी मेड टू द प्रॉपर ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। जो भी पहली पेमेंट होगी, अब मान लीजिए जब उस व्यक्ति को अरेस्ट किया जाएगा तो वो मंथ के बीच में अरेस्ट किया जाएगा, मान लीजिए 10 तारीख को किया गया या 15 तारीख को किया गया या 20 तारीख को किया गया, तो यहाँ पे क्या होगा, उसको जो पहले के दिन चले गए हैं उस मंथ के, उसके लिए वो अलाउंस पे नहीं करना होगा। तो जो बचा हुआ पीरियड होगा, रिमेनिंग पीरियड होगा, उस पीरियड के लिए उस पर्सन को अलाउंसेस पे करने होंगे। तो वो अलाउंसेस जितने भी होंगे वो प्रॉपर ऑफिसर ऑफ द कोर्ट को पे कर दिए जाएंगे। और बाकी जो आगे आने वाले मंथ्स के जो अलाउंसेस होंगे, जो एडवांस में पे करने होंगे, वो जो भी उस प्रिजन का इंचार्ज होगा उसको पे किए जाएंगे। एंड द सब्सिक्वेंट पेमेंट्स शैल बी मेड टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द सिविल प्रिजन। जो भी ऑफिसर इन चार्ज होगा सिविल प्रिजन का उसको पे किए जाएंगे। Sums disbursed by the decree holder for the subsistence of the judgment debtor in the civil prison shall be deemed to be cost in the suit। तो उसको cost in the suit मान लिया जाएगा। फिर आते हैं रूल 40 के ऊपर। रूल 40 हमें बताता है प्रोसीडिंग्स ऑन अपीयरेंस ऑफ द जजमेंट डेटर इन ओबीडियंस टू नोटिस और आफ्टर अरेस्ट, कि या तो जब व्यक्ति को रूल 37 के हिसाब से जो नोटिस भेजा गया था उसके कहने पे वो कोर्ट के अंदर आ जाता है, या फिर जब उसको अरेस्ट करके लेके आया जाता है कोर्ट में। तो जब ऐसा होगा तो उसके बाद क्या प्रोसीजर फॉलो होगा, जब वो व्यक्ति कोर्ट के अंदर आएगा तो क्या किया जाएगा। तो उसके अंदर क्या बोलता है, when the judgment debtor appears before the court in obedience to the notice issued under rule 37, की जब उसको रूल 37 के हिसाब से नोटिस इशू किया गया उसके कहने पे वो कोर्ट के अंदर आता है, या फिर और इज ब्रॉट बिफोर द कोर्ट आफ्टर बीइंग अरेस्टेड इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री फॉर द पेमेंट ऑफ मनी, की पेमेंट ऑफ मनी की डिक्री को एग्जीक्यूट कराने के लिए जब उसको अरेस्ट करके लाया गया, द कोर्ट शैल प्रोसीड टू हियर द डिक्री होल्डर। तो सबसे पहले कोर्ट क्या करेगा, जो डिक्री होल्डर है उसको सुनेगा, उसके जो एविडेंसेस होगा उससे वो एविडेंसेस ले लेगा जो भी उसको ठीक लगते हैं कि यहाँ पे ले लेनी चाहिए। फिर उसके बाद जो जजमेंट डेटर होगा उसको मौका देगा कि अब डिक्री होल्डर ने अपनी ये बातें बोली हैं, ये एविडेंस है, उसके बाद अब आप बताइए कि आपको क्यों सिविल प्रिजन के अंदर नहीं भेजा जाना चाहिए या फिर आपको क्यों डिटेन नहीं किया जाना चाहिए। पेंडिंग द कंक्लूजन ऑफ एन इंक्वायरी अंडर सब रूल 1। अब ये सब रूल 1 की इंक्वायरी चल रही है, इसकी जब इंक्वायरी चल रही है, जब ये पेंडिंग है, उस दौरान द कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिप्शन ऑर्डर द जजमेंट डेटर टू बी डिटेन इन द कस्टडी ऑफ एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। तो जो कोर्ट है वो क्या ऑर्डर कर सकता है कि ये जो व्यक्ति है इसको, जो जजमेंट डेटर है, इसको कस्टडी के अंदर डिटेन कर लिया जाए ऑफिसर ऑफ द कोर्ट की, या फिर एक एडुकेट सिक्योरिटी लेके इसको रिलीज कर दिया जाए कि जब भी इसको कोर्ट में बुलाया जाएगा, जब भी इसकी जरूरत होगी, ये कोर्ट के अंदर प्रेजेंट हो जाएगा। फिर अपॉन कंक्लूजन ऑफ द, अब जब ये जो सब रूल 1 है इसकी जब कंक्लूजन हो जाएगा, द कोर्ट में सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 51, तो कोर्ट जो सेक्शन 51 है उसको ध्यान में रखते हुए एंड टू द अदर प्रोविजंस ऑफ दिस कोड, और बाकी जो भी प्रोविजंस है उनको ध्यान में रखते हुए मेक एन ऑर्डर फॉर द डिटेंशन ऑफ द जजमेंट डेटर। अब वो क्या करेगा, डिटेंशन ऑर्डर दे देगा इन द सिविल प्रिजन एंड शेल इन दैट इवन कॉज हिम टू बी अरेस्टेड इफ ही इज नॉट ऑलरेडी अंडर अरेस्ट। और अगर वो व्यक्ति जजमेंट डेटर अरेस्टेड नहीं है तो उसको अरेस्ट करने के भी ऑर्डर दे देगा। जब अमाउंट जो है 2000 से ऊपर का नहीं होता, जो हमें सब्सटेंटिव पार्ट के अंदर बता रखा है,
तो उस केस के अंदर जो जजमेंट डेटर होता है उसको अरेस्ट नहीं किया जाता। या फिर कुछ ऐसे पर्सन बताए गए हैं जैसे सेक्शन 56 के अंदर बताया गया है, सेक्शन 55 के अंदर बताया गया है, सेक्शन 135 के अंदर बताया गया है, जैसे वुमेन्स होती हैं या फिर जजेस होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। तो वो सारी बातें हमें वहां पे बताई गई है जिसको हमने एक वीडियो के अंदर सारा समझा हुआ है, तो आप उसको देख सकते हैं। अब आगे इसकी प्रोविजियो में क्या देता है कि भाई अब तो कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि इसको डिटेन कर लिया जाए, और प्रोवाइडेड दैट द ऑर्डर टू गिव द जजमेंट डेटर एन अपॉर्चुनिटी ऑफ सेटिस्फाइंग द डिक्री, की जो जजमेंट डेटर है उसको एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो अपनी जो डिक्री है उसको सेटिस्फाई कर दे। द कोर्ट क्या कर सकता है, बिफोर मेकिंग द ऑर्डर ऑफ डिटेंशन, डिटेंशन के ऑर्डर करने से पहले उस जो डिक्री जजमेंट डेटर है उसको एक मौका दे सकता है, लीव द जजमेंट डेटर इन द कस्टडी ऑफ एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, की ऑफिसर ऑफ द कोर्ट की कस्टडी के अंदर उसको छोड़ देगा, या फिर उससे एक एडवोकेट सिक्योरिटी ले लेगा और उसको छोड़ देगा, और उसको एक पीरियड देगा कि इसके अंदर आप अपनी जो डिक्री है उसको सेटिस्फाई कर दीजिए। स्पेसिफाइड पीरियड नॉट एक्सीडिंग 15 डेज, लेकिन वो 15 दिन से ऊपर का पीरियड नहीं होगा। और रिलीज हिम ऑन हिज फर्निशिंग सिक्योरिटी टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कोर्ट फॉर हिज अपीयरेंस एट द एक्सपायरेशन ऑफ द स्पेसिफाइड पीरियड इफ द डिक्री बी नॉट सूनर सेटिस्फाई, अगर वो डिक्री सेटिस्फाई नहीं होती, अब वो नहीं सेटिस्फाई होगी तो फिर उसको वापस वो अब डिटेंशन के ऑर्डर कर देगा कोर्ट। जजमेंट डेटर रिलीज अंडर दिस रूल में भी रीअरेस्टेड, जिसको छोड़ा गया रिलीज किया गया जजमेंट डेटर को उसको वापस से अरेस्ट किया जा सकता है। When the court does not make an order of detention under sub rule 3, अब जब कोर्ट सब रूल 3 के हिसाब से उसकी डिटेंशन की ऑर्डर नहीं करता तो उसके अंदर क्या होगा, इट शेल डिसअलाउ द एप्लीकेशन, तो वो उस एप्लीकेशन को डिसअलाउ कर देगा कि भाई नहीं लगता कि इसको डिटेन किया जाना चाहिए, तो उसने एक तरीके से जो डिग्री होल्डर थे जो एप्लीकेशन लगाई थी उसको अरेस्ट करने की, तो ये उसको फिर वो डिसअलाउ कर देगा। जजमेंट डेटर इज अंडर अरेस्ट डायरेक्ट हिज रिलीज, और अगर जजमेंट डेटर जो है अरेस्ट हो रखा था तो फिर उसके रिलीज के ऑर्डर कर देगा। तो ये हमने रूल 37, 38, 39, 40 ऑर्डर 21 के समझे, जिसके अंदर हमें अरेस्ट के बारे में बताया गया कि किस तरीके से वो अरेस्ट होता है, उसका क्या प्रोसीजर होता है, उसको किस तरीके से रखा जाता है या किस तरीके से कोर्ट में बुलाया जाता है, उससे किस तरीके से पूछा जाता है, उसको किस तरीके से सब्सटेंस अलाउंसेस मिलते हैं, तो ये सारी हमें बातें बताई गई है। इसके बाद जो हमारा रूल 41 से स्टार्ट होता है जो रूल 57 तक जाता है, जिसके अंदर हमें अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में सारे प्रोसीजर बताए गए हैं कि किस तरीके से प्रॉपर्टी अटैच होती है, उसको हम पूरे के पूरे जो रूल्स हैं, ये जो अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो रूल्स है उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर सबको समझ लेंगे, और हम धीरे धीरे करके कोशिश करेंगे कि जो ऑर्डर 21 है वो पूरा हो जाए। थोड़ा सा लंबा है ये ऑर्डर, लेकिन हम कम से कम वीडियोस के अंदर कोशिश करेंगे कि जो ऑर्डर 21 है पूरा हो जाए।